प्रेसिपिटेट, यानी कॉपर एंड आयरन दोनों प्रेसिपिटेट हो जाएगा। नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? आदित्य, ये दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को? हाँ सर जी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों? धनीराम, अच्छा ये बताओ, कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है या लेस रिएक्टिव होता है? दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर या आयरन? रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर है? मेटलर्जी जिस दिन पढ़ा रहे थे उस दिन भी रिएक्टिविटी सीरीज बताए थे। देखिए, कुछ ना कुछ स्नैप होगा ही। सर कोई रिएक्शन फेस नहीं होगा सर। कौन? दोनों में मोर रिएक्टिव कौन है? आयरन सर। कॉपर है या आयरन है? तो आयरन मोर रिएक्टिव है। तो आयरन, यस। अगर हम उसमें कॉपर अगर डाल रहे हैं तो आयरन को रिप्लेस करेगा ही नहीं। जब आयरन वहां से रिप्लेस नहीं, आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा तो उस सॉल्यूशन में कोई चीज होगा ही नहीं, सॉल्यूशन वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद होना जरूरी है, याद रहना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। तो क्या होगा? ऑप्शन डी, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। अगर किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी केमिकल में, कंपाउंड में, किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई दूसरा एलिमेंट अगर हम उसमें डालते हैं तो अगर वो उसमें से अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है, उस वहाँ जो आपको कैटायन है, एनायन है, या जो भी एलिमेंट जो कंपाउंड बनाया हुआ है, तो वो दूसरे को हो सके डिस्प्लेस कर देगा। अगर वो सुटेबल डिस्प्लेस करने लायक उसमें मतलब उसकी रिएक्शन कैपेबिलिटी इतनी होगी तो चूंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, so copper will not displace iron from ferrous sulfate, so no reaction will take place. So option D, no reaction will take place. Question number 2, during discharge of lead storage cell, during, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, during discharge of a lead storage cell the density of sulfuric acid in the solution, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इसमें क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन्स अनचेंज, अनचेंज रहेगा, या इनिशियली इंक्रीजेस बट लेटर ऑन डिक्रीजेस। कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 2, अगर नहीं दिख रहा होगा तो उसको बड़ा कर देते हो। बोलिए, इसका अभी अभी तुरंत 2-3 क्लास पहले ही पढ़ाए हैं इसको, सेकेंडरी स्टोरेज सेल को। बताओ,
कौन आया भाई? एग्जाम सेल एंड 2 मोर लेफ्ट लेफ्ट राइट चलते रहता है। अभी कोई आया था क्या? आदित्य एंड क्या नाम बताए थे? अर्पित सर। अर्पित। हाँ, कुमार अर्पित। कोई आया Yes, था sir. अभी? वो कॉलेज के कोई थे। अच्छा, आदित्य। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आंसर होगा? लेड डिस्चार्जिंग में ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल, या सेकेंडरी सेल का एक टाइप है लेड स्टोरेज सेल, एक एग्जाम्पल है। उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का जो डेंसिटी होता है वो डिस्चार्जिंग में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, अनचेंज रहता है, या फर्स्ट पहले इंक्रीज करता है बाद में डिक्रीज करता है? क्या होता है? सर अमित सर, हाँ हाँ हम पार्थ बोल रहे हैं सर। हाँ, बोलिए। जी सर, बोल रहे थे कि आज भी यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अभी हम मोबाइल पे मतलब एडमिट कर रहे हैं, तो बोल रहे थे कि 15 सर विद्युत सर से इस बारे में बात हुई थी हमको हमारे से। हाँ, तो बोले थे कि 15 मिनट वेट करने के लिए, मतलब 11-15 के बाद अगर कोई ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा सर। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, तो 15 मिनट वेट कर ले हम। हाँ जी सर, वो कर लेते हैं। ठीक है, इन्फॉर्म कर दिए सर पहले से। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, तो लेड स्टोरेज सेल हम लोग पढ़े थे। उसमें क्या होता था? क्या एनोड क्या होता था ऋषव? पॉजिटिव सर। एनोड में हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे लेड स्टोरेज सेल में? ये तो ऐसा हो गया कि जिसका नाम लिए जिस पे उंगली रखे वो गायब हो जा रहा है ना। आदित्य, याद है एनोड किसको, एनोड के तौर पे किसको यूटिलाइज करते थे? लेड को, पीबी को ही एनोड के तौर पे इस्तेमाल करते थे। धनीराम। यस सर। कैथोड के तौर पे लेड स्टोरेज सेल में किसका इस्तेमाल करते थे? लेड स्टोरेज सेल में कैथोड के तौर पे किसका इस्तेमाल करते थे? याद है? नहीं सर। लेड ऑक्साइड PbO2, नोट डाउन कर लो। लेड स्टोरेज सेल में एनोड के तौर पे हम लोग लेड का इस्तेमाल करते हैं, Pb का, और कैथोड के रूप में PbO2 का। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे किसका इस्तेमाल करते हैं अर्पित? इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे किसका इस्तेमाल करते हैं? अभी क्वेश्चन में भी उसका नाम आया था, जो क्वेश्चन आप लोग को से पूछ रहे थे। याद है? नहीं सर। नोट डाउन कर फेरियस लीजिए। सल्फेट सर। हाँ, कौन सा? फेरियस सल्फेट। नहीं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो
इसमें क्वेश्चन आपका था कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज सेल, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज सेल, क्वेश्चन डिस्प्ले ही कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ ए लेड स्टोरेज सेल द डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द सेल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, अनचेंज रहेगा, या इनिशियली इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे लेड जो है वो एनोड के तौर पे वर्क करता है और लेड ऑक्साइड कैथोड के तौर पे वर्क कर रहा है। H2SO4 जो है सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूटिलाइज होता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। तो एनोड पे जो होगा वहां पे क्या होगा, SO4 आयन जो है वो एनोड पे रिएक्ट करेगा Pb से और बनाएगा PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन वहां पे देगा। यानी ये कब चलेगा, डिस्चार्जिंग के समय। यानी वहां पे क्या होगा, Pb एंड PbSO2 दोनों जो है एनोड और कैथोड पे क्या बनेगा, PbSO4 एंड PbSO4। तो SO4 जो सल्फ्यूरिक आयन है SO4-2 वो क्या कंज्यूम हो रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल कंसंट्रेशन यानी डेंसिटी ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड विल डिक्रीज करेगा। और वहीं रिचार्जिंग में क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। वहां पे क्या होगा, PbSO4 जो है वो सॉल्यूशन में जाएगा और Pb अलग होगा, और PbO2 वाला भी जो इलेक्ट्रोड होगा कैथोड होगा वहां पे भी PbSO4 जो बन गया है वो भी क्या होगा, सॉल्यूशन में जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, Which of the following represent the reduction potential of silver wire dipped in 0.1 m AgNO3 solution? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, AgNO3। तो क्या है, मेटल वहां पे रिडक्शन होगा वहां पे, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल देखिए फर्स्ट वाला आंसर है। यहाँ पे आंसर को मतलब सेपरेट करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर मोस्ट सुटेबल है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ए ऑप्शन जो है वो बस केवल इलेक्ट्रोड रिडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, रिडक्शन एनर्जी दिया हुआ है। डी में भी रिडक्शन दिया हुआ लेकिन पॉजिटिव दिया हुआ है। सी में ऑक्सीडेशन वहां पे लिख दिया हुआ है जिसके कारण पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सॉल्यूशन ऑफ CaSO4 in which copper rust is immersed in is dilated to 10 times, 10 times उसको क्या किया गया, डाइल्यूट किया गया। द इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये यहाँ पे तो इंक्रीज करेगा तो कितने टाइम, 0.039 या 0.030 वोल्ट, या इंक्रीज करेगा 0.059 वोल्ट से, या डिक्रीज होगा 0.0059 वोल्ट से। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बोलिए, डाइल्यूट हो जाने का मतलब क्या है, बोलिए, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्या डिफरेंस है दोनों में।
कोई आवाज नहीं, ये तो बेसिक टर्म है कि हाँ इंक्रीज होगा सर? नहीं, इंक्रीज होने का तो चांस ही नहीं। देखिए अगर डाइल्यूट करेंगे, हाँ डाइल्यूट करेंगे तो वहाँ आयंस का कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगा ना। डाइल्यूट मतलब क्या होता है? कंसंट्रेटेड मतलब होता है CuSO4 अगर कंसंट्रेटेड है, उसमें कंसंट्रेटेड है तो उसमें CuSO4 जो Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस ये आयंस ज्यादा होंगे। ठीक है, जब हम उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर देंगे तो क्या होगा, उसका जो कंसंट्रेशन है CuSO4 का वो तो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा और दूसरे आयंस भी उतने ज्यादा अमाउंट में आ जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, जब कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्टीमेट है कि वहां पे जो उसका वोल्ट है दोनों के बीच का जो वो है वो कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे पहला चीज तो डिक्रीज करेगा। यहाँ पे डिक्रीज दो चीज का है, डिक्रीज बाय 0.030 वोल्ट और डिक्रीज बाय 0.0059। क्योंकि कॉपर रेडी है तो कम ही डिक्रीज होगा, वो यहाँ पे होगा ऑप्शन इसका सही होगा कौन सा, बी 0.030। ठीक है, उसके बाद जो है the oxidation potential of a hydrogen electrode at pH equal to 1 is कितना होगा, 0.059, 0 वोल्ट या माइनस 0.059 वोल्ट या 0.59 वोल्ट। ये याद भी होना चाहिए। इसका ऑप्शन आपका होगा ए 0.059 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, कोई भी पढ़िए। The electrode potential become equal to standard electrode potential when reacts and product concentration ratio is A equal to 1, B greater than 1, C less than 1, D none of the above। तो क्या होगा, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा कब, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेशियो इज इक्वल टू 1, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन रेशियो होगा यानी रिएक्शन जब बैलेंस कर जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम हो जाए। तो इसका ऑप्शन अगर सही है आपका ए इक्वल टू 1, कंसंट्रेशन जब हो क्या हो जाएगा, दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आर गिवन बिलो। Al3 जो है Al3 प्लस जो है रिड्यूस हो रहा है किसमें, एल्युमिनियम में, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा है, -1.67 वोल्ट। Mg2 प्लस जो है रिडक्ट हो रहा है किसमें, Mg में, इसका रिडक्शन पोटेंशियल -2.34 वोल्ट। Cu जो है Cu2 प्लस वो रिड्यूस हो रहा है किसमें, Cu में, तो 0.34 वोल्ट। ठीक है, और I2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है किसमें, 2I में, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो 0.53 वोल्ट। विच वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलिए। हमने एक चीज वहां पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, इन सब के एक्सट्रैक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आयरन के रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग आयरन के कंडीशन में जब एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कर रहे थे तो वहां रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज किया था किसको, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, हायर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, उनका भी इस्तेमाल करते हैं रिडक्शन, क्योंकि
वो जब वो आएंगे जब हाईली रिएक्टिव मेटल जब आएगा, लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से वो रिमूव कर देगा, यानी उसको डिस्प्लेस कर देगा और वो खुद वहां पे रिएक्शन में या कंपाउंड में जुड़ जाएगा। तो अब इसमें जो है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसमें कौन सा होगा? या दूसरे शब्द में कहें तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी जिसमें कम, जिसका माइनस में वैल्यू ज्यादा होगा। बोलो, इतना सारा हिंट तो बता दिया, इतना सारा समझो तो एक तरह से क्वेश्चन ही बता दिए। 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन था हमारा कि ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन क्या ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस होता है, तो ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन ये पढ़े हैं। When iron is rusted, it is reduced, oxidized, evaporated या decomposed। क्या होता है? रिड्यूस होता है या ऑक्सीडाइज होता है या डिवेपोरेट हो जाता है, वहां से वेपर में बदल जाता है, या डिकम्पोज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑक्सीडाइज सर। ऑक्सीडाइज बिल्कुल सही है। हाँ, वो एटमॉस्फेरिक उससे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, और वो वहां से क्या होता है, वहां से वो अपने सरफेस से रिमूव हो जाता है, धीरे धीरे सरफेस से वो क्या हो जाता है, डस्ट में बदल जाता है। तो सही है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वो है सब्जेक्ट, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया जाता है? ZnCl2, CuSO4, Hg2Cl2, HgCl2। तो इसका ऑप्शन है आपको सी, ठीक है, Hg2Cl2 इसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, और इसी के रेफरेंस में दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है। उसके बाद दिया हुआ देखिए क्वेश्चन है, गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है किसका? Fe3 से Fe में, Fe2 से Fe का। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना? -0.036 और -0.440 वोल्ट। तो आपको जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है Fe3 टू Fe2, यानी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जा रहा है? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कौन सा होगा? बोलिए। चलिए इसके न्यूमेरिक है, बता ही देते हैं। इसका होगा ये ऑप्शन डी, 0.772 वोल्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 10 at 298 Kelvin and 1 atmosphere is। यहाँ pH वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ऊपर भी एक सेम तरह का क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 5, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ pH 1 था, ठीक है, और यहाँ pH आपका दिया हुआ है 10। वैल्यू वही रहेगा, वैल्यू वही रहेगा, बस इसमें क्या होगा, 10 pH हो गया तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा -0.591 वोल्ट, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। तो वही है, वहां पे था pH 1 था इसलिए 0.059 था प्लस में, यहाँ pH 10 हो गया, 10 है इसलिए माइनस आ जाएगा -0.591 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द EMF ऑफ सेल। द EMF ऑफ सेल, यहां देखिए दोनों हाफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे फॉर Ni2 से Ni प्लस तक है 0.25 वोल्ट और 0.08 वोल्ट। तो इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12। एक का है 0.80 और एक -0.25 वोल्ट, ठीक है, ऐड हो जाएगा दोनों। यहाँ AG से AG +2 AJ, यानी क्या हो रहा है, AG +2 AJ और Ni2 +2 Ni2 Ni रिडक्शन है, तो क्या होगा, जो ये वोल्ट होगा इसका ऑप्शन है आपका, इसका ऑप्शन सही होगा सी। दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोल है, 1 मोलर, तो ऑप्शन सी यानी 1.05 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, ये हो जाना चाहिए आप लोग। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पढ़ो कोई भी। कौन ये क्या हो रहा है, ऋषभ सरकार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। आदित्य पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 13। The position of some metals in the electrochemical series in decreasing electropositive character is given as MgAl Zn Cu Ag। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी कैरेक्टरिस्टिक टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैपेबिलिटी ज़्यादा होगा वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, एज, यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही होता है। सबसे ज़्यादा जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं इन सब में ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। चलो कंफ्यूज नहीं करते तो मैग्नीशियम, ठीक है। तो Yes, sir.
हाँ, उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ ए कॉपर स्पून इज यूज टू स्टीयर ए सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट। अगर एल्युमिनियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन को एक कॉपर स्पून के द्वारा अगर उसको स्टीयर किया जाए, घुमाने के लिए यूज किया जाए, तो क्या होगा? द स्पून विल गेट कोटेड विथ एल्युमिनियम। स्पून जो है एल्युमिनियम का कोटिंग हो जाएगा। तो ये कोटिंग वगैरह के लिए तो अलग चीज है भाई, कोटिंग वगैरह के लिए तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है, ठीक है। एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर नाइट्रेट, एल्युमिनियम और कॉपर नाइट्रेट का एलॉय बन जाएगा। तो एलॉय तो कोई फिजिकल प्रोसेस से बनता नहीं कि ऐसे हम उसको घुमाएं मिलाएं और वो बन जाए। द सॉल्यूशन बिकम ब्लू, तो सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा। कोई रिएक्शन, कब रिएक्शन होगा? यहाँ पे जब कॉपर देख रहे हैं कि कॉपर लेस रिएक्टिव है आपका एल्युमिनियम से, लेस रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, तो वो एल्युमिनियम को तो वहां से डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो सॉल्यूशन का तो कलर ऐसे भी चेंज नहीं होना है, जो पहले है वही सॉल्यूशन है। देयर इज नो रिएक्शन, वहां कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ए बी सी डी। नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। सबसे पहला चीज है, अगर कोई उसमें एक्सटर्नल जो है फोर्स इम्प्लीमेंट नहीं, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं और वो एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव है, जो एलिमेंट ऑलरेडी कंपाउंड में या सॉल्यूशन में है, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हम एल्युमिनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन को बस स्टीयर कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब मिला रहे हैं तो कोई सॉल्यूशन उसमें होगा ही नहीं, कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, लेस रिएक्टिव भी है, तो नो रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.25 वोल्ट माइनस, ठीक है। AU3 to AU 1.50 वोल्ट, द EMF ऑफ वोल्टेनिक सेल कितना होगा? अभी जस्ट इससे पहले भी वही क्वेश्चन किए थे, 12 नंबर क्वेश्चन। क्या होगा बताइए? दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, एक पॉजिटिव ही रहेगा और एक का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 1.5 वोल्ट, ठीक है। 1.5 वोल्ट माइनस 0.25 वोल्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा आंसर? सी 1.75 वोल्ट। 1.75 वोल्ट। 12 में भी वही चीज किए हैं, जो निगेटिव पोटेंशियल यहाँ माइनस 0 पॉइंट होगा, ये इसको हम लोग एक्चुअली जो माइनस करेंगे ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाता है। तो जो जितना वोल्ट आएगा उतना ही वोल्ट उसका जो है ईएमएफ होगा उस सेल का। समझ में आया? देखिए यहाँ पे इधर दिया हुआ है सेल का Ni to Ni2 प्लस, Ni2 प्लस और Au3 प्लस हो रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया, 1.5 वोल्ट को ऐड किया। ये जो माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, तो माइनस माइनस जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.25 वोल्ट, तब ये हो जाएगा 1.75 वोल्ट। सेम टू सेम आपका ऊपर जो 12 नंबर क्वेश्चन किए हैं वो उसी तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ भी Ni to NiO प्लस वो दिया हुआ है, Ag प्लस जो है Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम जो Ni2 प्लस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या किया, ऐड किया, दोनों डिफरेंसेस हो गया। उस डिफरेंस को ही हम लोग क्या करते हैं, उस सेल का ईएमएफ बोलते हैं।
तो 1.5 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.25 वोल्ट इक्वल टू 1.75 वोल्ट। तो ये 1.75 वोल्ट जो हो गया, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोड, ये ईएमएफ हो गया इस सेल का। क्वेश्चन नंबर 15, when the electric current is passed through a cell having an electrolyte, when the electric current is passed through a cell having an electrolyte, the positive ion moves toward cathode and negative ions toward the anode. If the cathode is pulled out of the solution, अगर कैथोड को बाहर निकाल दिया गया सॉल्यूशन से, ठीक है। The positive and negative ion will move toward anode, एनोड की तरफ मूव करने लगेगा दोनों। The positive ion will start moving toward the anode, while negative ion will stop moving. नेगेटिव आयन मूव करना बंद कर देगा, पॉजिटिव किधर चला जाएगा, एनोड के पास चला जाएगा। द नेगेटिव आयन विल कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड एनोड व्हाइल पॉजिटिव आयन विल स्टॉप मूविंग। पॉजिटिव आयन जो है वो मूव करना बंद कर देगा और नेगेटिव आयन क्या है वो एनोड की तरफ चला जाएगा। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन विल स्टार्ट मूविंग रैंडमली। बताइए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या होगा अगर एक सॉल्यूशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो एनोड एंड कैथोड है उसमें से हम कैथोड को बाहर निकाल दिए, तो अब जो सॉल्यूशन का जो आयन है यानी इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन है वो आयन्स किधर मूव करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन जो है वो किधर मूव करेगा। क्या पॉजिटिव नेगेटिव आयन एनोड की तरफ मूव कर जाएगा, पॉजिटिव वहीं पे रह जाएगा, या पॉजिटिव या जो पॉजिटिव आयन है वो एनोड की तरफ चला जाएगा, या फिर वो वैसे ही सॉल्यूशन में रैंडमली मूव करते रह जाएगा। क्या होना चाहिए और उसके पीछे रीजन क्या है। बोलिए। इसका आंसर दे पाइएगा। सर बी नंबर। बी नंबर बिल्कुल गलत है। अरे जब देखो कैथोड हम बाहर निकाल देंगे तो सर्किट कहां से पूरा होगा। जब हम कैथोड अगर बाहर निकाल देते हैं तो सर्किट पूरा होगा क्या। जब सर्किट पूरा नहीं होता है तो उसमें क्या चार्ज एक जगह से दूसरे जगह अट्रैक्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो ऑप्शन डी होगा, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन विल स्टार्ट मूविंग रैंडमली, इधर उधर घूमते रहेंगे। हम लोग ऐसा अगर रहता कि इलेक्ट्रोलाइट अगर सर्किट पूरा नहीं करना होता, अगर बिना सर्किट का इलेक्ट्रिसिटी कहीं कंडक्ट होता है क्या, वो इलेक्ट्रोलाइट हो या इलेक्ट्रोलाइसिस हो, केबल के थ्रू हो, किसी भी थ्रू हो, तो बिना अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होता, कहीं भी सर्किट अगर ब्रेकडाउन होता है तो क्या वहां से जो करंट है वो फ्लो कर सकता, नहीं कर सकता। तो फिर कर नहीं सकता तो एनोड कैथोड होगा कहां से। तो जो चार्जेज हैं जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो क्या होंगे, रैंडमली घूमते रहेंगे इधर उधर, जहां भी घूम सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ZnCu AgH2 and Ni, ये दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोवाइड मैक्सिमम वोल्टेज, कौन सा मैक्सिमम वोल्टेज देगा। Zn 0.76,
और एजी कितना है, एजी क्या है -0.80, सबसे ज्यादा जेडएम सबसे कम एजी। तो ऑप्शन बी सबसे ज्यादा वोल्ट किसका होगा 0.76 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब वो करेंगे, और 0.80 ये दोनों को ऐड करेंगे तो सबसे ज्यादा हमको वोल्टेज मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी। ईएमएफ निकालने का जो है समझे, वो क्या हो रहा है, एजी प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, एजी में रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका पॉजिटिव रहता है, और जो रिड्यूस हो रहा है वो निगेटिव रहता है। तो उसको हम क्या करते हैं, जो रिड्यूस होता है उसका माइनस वैल्यू प्लस वैल्यू लेके दोनों का डिफरेंसेस हमको पता चल जाता है। दोनों जो डिफरेंस होता है दोनों में, जो -34 to 76, यानी दोनों टर्मिनल पे दोनों पोटेंशियल जो दोनों जो आपका टर्मिनल हो गया उस सेल का, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही उसका ईएमएफ कहलाएगा। तो +76 और -0.80, तो ये जो हो जाएगा आपका, वो आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following will increase the voltage of the cell? Sn प्लस 2Ag प्लस से क्या बनेगा, Sn2 प्लस n प्लस 2Ag। ये ओवरऑल रिएक्शन सब लिखा हुआ है, जो भी आप रिएक्शन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में जो था, ये ओवरऑल रिएक्शन है, यानी कैथोड और एनोड का दोनों का रिएक्शन, जो ओवरऑल रिएक्शन होता है, कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, वो सेल का ओवरऑल रिएक्शन है। और 17 नंबर में भी जो ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखा हुआ है, तो क्या होगा, किससे इंक्रीज हो जाएगा वोल्टेज सेल का, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सिल्वर रॉड। अगर सिल्वर रॉड का साइज हम बढ़ा दें, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Sn+2, Sn+2 का जो है कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कर दें, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस। ठीक है, Ag प्लस आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, और नॉन ऑफ द एबव। कौन सा ऑप्शन से वो है बताइए। देखिए, एक Sn के लिए 2Ag चाहिए, एक Sn के लिए, ठीक है, 2Ag चाहिए, Ag कंज्यूम हो रहा है, Ag प्लस आयन कंज्यूम हो रहा है, तो ऑटोमेटिक है हम Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, तो इसका जो है वोल्टेज जो है सेल का वो इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, a chemist wants to produce Cl2 gas from molten NaCl. How many gram could be produced if he use steady current of 2 ampere for 2.5 minutes? बोलिए, ये क्वेश्चन बनेगा? ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ये बताए थे जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो है, फैराडे कांस्टेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको उस न्यूमेरिकल से देख के ही पहले कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसका स्नैप ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, 52 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, Cl2
ओवरऑल रिएक्शन दिया हुआ है ब्रोमीन के साथ Cl2 आयंस एंड Br2 बन रहा है। द EMF सेल व्हेन Cl2 इक्वल टू Br2 इक्वल टू इतना है इक्वल टू 0 concentration सेम है। Cl2 गैस इन 1 atmospheric pressure will be electrode potential reaction as 0.29 volt. इसमें तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिसिंग है कुछ क्वेश्चन नंबर 19 में, इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इसको भी वो कर लीजिए, सेम क्वेश्चन है जैसा ऊपर था। फैराडे कांस्टेंट कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन ब्रोमाइड 3F 96500। द मास ऑफ आयरन मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड एटॉमिक मास 56 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यह भी न्यूमेरिकल है, इस क्वेश्चन को भी कीजिएगा। तो आपके लिए होमवर्क 2 रहा, 18 एंड 20। 19 क्वेश्चन देखेंगे तो फिर बताएंगे इसमें क्या मिसिंग है एक। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cl का नहीं दिया हुआ है। इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 20 तक। अगर आपको स्नैप लेना है तो क्वेश्चन नंबर 20 तक ले सकते हैं। फर्स्ट ये रहा, इसको ले ही लीजिए स्नैप। आप खुद से कीजिएगा जो जो डिस्कस किए हैं कि आपको याद रह रहा है कि नहीं एक्सप्लेनेशन, और नहीं होगा, नहीं हो पाएगा तो मेरे से की ले लीजिएगा। बोलिएगा कि सर इस क्वेश्चन का वो मैसेज कर दीजिएगा कि आंसर क्या होगा बता देने के लिए, तो हम बता देंगे। फर्स्ट पेज ये रहा, सेकंड पेज इसका भी स्नैप ले लीजिए। बस ये 2 पेज का स्नैप ले लीजिए और इस दोनों क्वेश्चन को 27 क्वेश्चन है, इसको कीजिए। इससे लगभग इलेक्ट्रोलाइसिस का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, इससे बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप ही कंप्लीट होगा, एडवांस नहीं।